तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और नई वीडियो में। तो इससे पहले की वीडियो में यार हम बहुत कुछ डिस्कशन कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन रूट्स के बारे में। तो यार क्या करता है ना, मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन डाल देता है कई बार। तो उसमें क्या देता है कि आपके पास दो इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल डाल देगा। अब बोलेगा कि अगर इस इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, दोनों में एक रूट कॉमन है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू बताओ या उसकी रेंज बताओ, या फिर दोनों रूट कॉमन है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो कई बार ऐसे ऐसे सवाल दे देता है। तो चलिए आज उन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो पहला केस हम लोग लेते हैं, केस 1 जो लेते हैं उसमें बोलते हैं कि अगर दो इक्वेशन दी हुई है और उन दोनों के दोनों रूट कॉमन है, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है यार। अब इक्वेशन क्या होंगी, मान लो a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये होगी। दूसरी इक्वेशन हम मान ले हैं a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन होंगे। अब यार सोच के देखो, कोई भी इक्वेशन है उसके दो रूट्स है, और एक और इक्वेशन है उसके भी वही दोनों सेम रूट्स है जो पहले वाली इक्वेशन। क्या कब पॉसिबल हो सकता है? तो चलिए आपको सोल्व करके दिखाता हूँ थोड़ा। मान ली कोई भी एक इक्वेशन है x माइनस ए और x माइनस बी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार जिसके रूट्स a और b हैं हमारे पास? क्योंकि हम यहाँ a डालते हैं तो 0 बनेगा, b डालते हैं तो 0 बनेगा। तो ये हमारे एक जनरल फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी। अब ये बोल रहा है कि एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और है उसके भी लेकिन यही दोनों रूट्स है। तो कब पॉसिबल है वो यार? तो अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल दूं p, मैंने एक और कांस्टेंट डाल दिया, एक नंबर डाल दिया p। अब इक्वेशन तो ये दूसरी बनेगी, ये तो कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चलो आपको पूरा इक्वेशन ही डाल के बता देता हूँ। एक इक्वेशन हमारे पास होगी x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन अगर इसको हम अपनी फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन यही बनेगी हमारे पास। अब अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं एक और इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसके रूट्स तो यही होंगे, 1 और 2 ही होंगे भाई। तो 1 और 2 अगर रूट्स है तो लिखने का एक ही तरीका है, x माइनस 1 और x माइनस 2 तो आना ही चाहिए इस इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 2x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे लिखूँ तो इक्वेशन तो नहीं बनेगी, क्या बनेगी हमारे पास? 2x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको हम ओपन करेंगे तो ये बनेगी हमारे पास। अब आप लोग बोलेंगे सर ऐसे तो हम इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हैं जिनके रूट्स 1 और 2 सेम हो। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे करते करते आप कितनी भी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके रूट्स 1 और 2 दोनों होंगे। लेकिन एक सिमिलरिटी देखिए यहाँ पे आप, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख ले रहा हूँ ना, तो ये इक्वेशंस क्या हैं? x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 2x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इनमें आपको कुछ दिखेगा, कॉमन दिखेगा आपको। और वही चीज़ है जो मैटर करती है हमारी, जब दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो वही चीज़ है, वही हमारा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, कह सकते हैं वही हमारी ट्रिक है। अब इसमें ट्रिक क्या है भाई कि x² का कोफिशिएंट जो है और जो x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, तीनों का जो रेशियो है वो सेम रहेगा हमेशा ही। और वो रेशियो क्या रहेगा जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं इनका कोफिशिएंट लिखता हूँ, x² का कोफिशिएंट कितना होगा? x² का कोफिशिएंट्स का रेशियो देखेंगे, यहाँ 1 है या 2 है, तो यह क्या आएगा 1/2। और x के जो कोफिशिएंट्स उनका रेशियो कितना आएगा? -3/-6। मतलब -3/-6 मतलब इसको काट के मैं क्या लिख दूंगा? 1/2। और यहाँ कांस्टेंट जो है उनका रेशियो 2/4 मतलब 1/2। अब देखेंगे तो यार ये तीनों ना हमेशा ही सेम आएंगे। यही तो हमारे पास
पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर मैं जनरली बोलना चाहूँ तो अगर दोनों रूट कॉमन होते हैं किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मेरे भाई एक हमारे पास, तो हमारे पास जो ओनली एंड इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो बनती है ना, वो हमें ये होती है हमारे पास, जो कि हमें याद रखना आपसे, स्टार मार्क स्टार मार्क स्टार मार्क, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि समराइज करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन हमें दी हुई हो और उन दोनों में बोला इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हैं, तो पॉसिबिलिटी एक ही बनती है कि जो उनमें से एक इक्वेशन जो है वो दूसरी का एक कह सकते हैं कांस्टेंट मल्टीपल टाइप्स है। जैसे यहाँ जो इक्वेशन है और जो नीचे वाली इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन का एक कांस्टेंट मल्टीपल टाइप, मतलब 2 टाइम्स है देखा जाए तो, ठीक है। तो एक यही पॉसिबिलिटी बनती है और इस तरह से हम हज़ारों लाखों इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं जिनके रूट्स 1 और 2 ही होंगे। तो ये वाली चीज़ a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसको बोलते हैं कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स जो है वो सेम होने ही चाहिए, तभी पॉसिबल होगा कि दोनों के दोनों रूट्स किसी भी गिवन दो इक्वेशंस के सेम होंगे। आगे बात समझ में? चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, k टाइम्स 6x² + 3 + rx + 2x² - 1 = 0 एंड 6k टाइम्स 2x² + 1 + px + 4x² - 2 = 0। ये बोल रहे हैं दो इक्वेशन है और अगर इन दोनों के दोनों रूट कॉमन है तो बोल रहे हैं भाई हमें 2r - p की वैल्यू बताओ। आसान है, बड़ा आसान है। क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कॉन्स्टेंट्स का रेशियो बराबर होना चाहिए बस। तो सबसे पहले हमें ये सुंदर दिख नहीं रही है यार, अजीब से दिख रही है कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो सुंदर से नहीं दिख रही। तो सबसे पहले इसको सुंदर बनाते हैं थोड़ा, कि हम सोल्व कर पाए, इस तरीके से बनाते हैं। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स इकट्ठा कर लो, तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स इकट्ठा करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर इस वाली इक्वेशन से अगर एक्स स्क्वायर के टर्म्स इकट्ठा करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, उसके बाद यहाँ से आएगा 6k, यहाँ से आएगा +2, ठीक है। उसके बाद अगर x का टर्म इकट्ठा करेंगे तो यहाँ x का टर्म एक यहीं पे है कितना, r टाइम्स x, प्लस अगर कॉन्स्टेंट इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से आएगा 3k और यहाँ से आएगा -1, 3k - 1 = 0, ये इक्वेशन। और अब दूसरी वाली इक्वेशन में करेंगे हम, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक बार यहाँ से आएगा कितना 12k और यहाँ से आएगा +4 प्लस px और प्लस यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास 6k, यहाँ से आएगा और -2, तो क्या आएगा 6k - 2 = 0। बस बन गया हमारा काम, बन गया हमारा काम। अब क्या करना है यार, जो कोफिशिएंट्स हैं इनको इक्वेट ही तो करना है। तो कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, क्या आएगा 6k + 2 डिवाइड बाई 12k + 4 इज इक्वल्स टू r/p इज इक्वल्स टू 3k - 1 डिवाइड बाई 6k - 2 6k - 2। अब बस नज़र का कमाल है, हम अगर आपको ढंग से चीज़ें दिखने लग जाए मैथ्स में ना तो पता लगेगा हमें ये वाले टर्म तो चाहिए ही नहीं। बोला क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे भाई इनको काटते हैं तो ये 1/2 आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखें 6k + 2 ऊपर है, नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ये 6k + 2, नीचे वाले से 2 कॉमन लिया तो ये 6k + 2 बनेगा मेरे पास, इक्वल्स टू r/p। ये को ये काट दूं तो क्या आएगा r/p, ये क्या आएगी 1/2 आ गया r/p। और यहाँ से अगर r/p 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r इक्वल्स टू p, मतलब 2r - p इज इक्वल्स टू 0। यही तो मेरे को चाहिए था, 2r - p तो चाहिए। है बड़ा आसान, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान कंसेप्ट है कि दोनों रूट अगर सेम है तो कोफिशिएंट्स के जो एक्स के जो कांस्टेंट इन सब के कोफिशिएंट्स को रेशियो जो है बराबर कर दो। कितना आसान कंसेप्ट है, कितना आसान सा टॉपिक है, ठीक है। और इससे सवाल भी पूछता है, हालांकि बोथ रूट सेम, इस चीज़ से बहुत कम सवाल आते हैं। मेजर जो सवाल आते हैं ना मेंस और एडवांस दोनों में, वो आते हैं कि अगर एक रूट सेम हो दो इक्वेशंस में, उसमें क्या हमें थोड़ा पंगा पड़ता है, वो देखते हैं क्या होता है। तो हमारा अगला कंसेप्ट है व्हेन वन रूट इज कॉमन। तो भाई अगर किसी भी दो इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है
तो मतलब वो रूट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 के जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, इक्वेशन 2 के रूट्स है वो अल्फा और गामा है। एक रूट कॉमन होगा अल्फा दोनों में। अब अल्फा अगर दोनों में कॉमन है तो मतलब अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो भाई बस यही इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसी बेसिस पे अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। अगर बोला कि एक रूट कॉमन है तो लेट सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। माना हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों के जो रूट्स होंगे मेरे भाई वो मेरे मान लिया कि इसके रूट्स जो होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे और इसके रूट्स जो होंगे वो अल्फा और गामा होंगे। अल्फा दोनों में कॉमन है। अब एक बात और यार, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ। अपन जब 9वीं 10वीं क्लास में एक मान लो दो इक्वेशन को सोल्व करते थे अपन, 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10, दूसरी है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। मान लो कोई ऐसे दो इक्वेशन है। अब जब बोलते थे कि इन इक्वेशन पे x और y की वैल्यू निकालो तो हम बोलते थे यार दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल x y वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, होता था ना। और कैसे निकालते थे कि यार इसमें x y की वैल्यू निकालने के लिए या तो y का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम कर दो, या जो x का कोफिशिएंट है दोनों में सेम करके माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ x का कोफिशिएंट सेम करके माइनस कर दो, तो नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आएगा, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10। ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 10, ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें से माइनस कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये क्या आएगा 11y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई भाई। अगर y की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। ऐसे निकालते थे हम। यहाँ पे मेन मुद्दा समझने का क्या है कि निकालते कैसे हैं, x या तो x का या y का कोफिशिएंट जो है वो बराबर कर दो, दोनों में माइनस कर दो, एक आ जाएगा, उस एक को पुट करके इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल निकालो। ऐसे ही हम लोग यहाँ करेंगे, ऐसे ही हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें पता है अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो अगर अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो दोनों में अल्फा सेटिस्फाई करवा दो ना। पहली इक्वेशन में बनेगा x1 ना a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बनेगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दूसरी इक्वेशन। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करो, अल्फा स्क्वायर को आप यहाँ पे p मानो, या फिर कह सकते हैं इस इक्वेशन में इक्वेट करेंगे, अल्फा स्क्वायर को x मानो और अल्फा को y मानो, इसके अकॉर्डिंग ना। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो इसमें अगर अल्फा स्क्वायर को x मान लो और अल्फा को y मान लो, दो इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास इसी तरीके की। दोनों को सोल्व कर लेंगे। कैसे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके इसको सोल्व करने की मैं कोशिश करूं तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालूं, यहाँ से अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 है यहाँ पे और यहाँ पे a2 है, तो दोनों को सेम करके माइनस कर दूं। मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाली इक्वेशन को ना a1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a1 a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a1 b2 x प्लस a1 c2 इक्वल्स टू 0। पहले वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, a2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ a2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 a2 बनेगा, यहाँ a1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 a2 बनेगा, दोनों सेम बनेंगे, दोनों को माइनस करके हमारे पास अल्फा आ जाएगा, क्योंकि b1 और c1 b2 c2 तो कांस्टेंट हमारे पास। तो ऐसे ही पहली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a1 a2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b1 a2 x प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0। बस भाई हो गया हमारा काम। दोनों को अगर माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये गया काम से। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई अगर देखा जाए तो, अगर इसको उस साइड ले जाऊंगा मैं तो a2c1 माइनस a1c2 डिवाइड बाई a1b2 माइनस b1a2, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पे।
अब इस एक्स की वैल्यू को मैं दोबारा इसमें पुट करूँगा, सॉरी यहाँ पे अगर मैं एक्स मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ अल्फा आएगा यार। आप लोग बताते नहीं हो अल्फा लिखो यहाँ पे अल्फा, क्योंकि हमने अल्फा ही वेरिएबल लिया है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई, अल्फा की वैल्यू आई। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, मैं वहाँ पे इसमें पुट करूँगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अल्फा यहाँ से पुट करूँगा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर और अल्फा को हम अलग अलग वेरिएबल मानते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करके अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा। लेकिन यार ये कई बार क्या होता है ना कि ये बहुत लंबा हो जाता है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे, इसको अल्फा यहाँ डालेंगे, अल्फा स्क्वायर निकालेंगे, तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। उस इक्वेशन को पूरा सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आती है अल्फा स्क्वायर। अगर अब बोलेंगे सर ये कैसे निकाला, कैसे लिख दिया, अगर मैंने अल्फा निकाला था वहाँ पे, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी हमारे पास C1A2 माइनस C2A1 अपॉन ये वाली वैल्यू आई थी, मैंने माइनस बाहर निकाल के इसको इधर लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर की हमारे पास ये निकल के आ जाती है, पूरा इक्वेशन जो बनेगा ना ये, उसको आप पूरा सोल्व करेंगे आपको पता लग जाएगा, उसमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, उसमें अल्फा की वैल्यू आएगी, ये पूरी एक्सप्रेशन आप वहाँ से बना सकते हैं। ये आपको किताबों में लिखी हुई ऐसी मिलती है पूरी, ठीक है। अब यार इसको याद करना है अपने आप में महाभारत है, ठीक है। इसको ऐसे कैसे याद रखने लग जाओगे तो कितने दिन याद रखोगे, एक दिन याद रखोगे, 2 दिन याद रखोगे, कितने दिन याद रखोगे ना। तो इसको याद करना ही महाभारत अपने आप में। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा, जिससे आपको हमेशा याद रहे। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखिए, 1 लिखिए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर लिखिए इक्वल्स टू अल्फा लिखिए। ये चीज़ हो गई। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा याद करने का, ऐसा कि कभी जिंदगी में नहीं बोल पाओगे। 1 लिखना है, अल्फा स्क्वायर लिखना है, अल्फा लिखना है। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ से शुरू करना है ए बी और ए बी, यहाँ पे बी सी सी ए। समझ में आया कैसे करना है। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे लगाइए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और ये माइनस होंगे आपस में। ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा ना, ऊपर वाला और ये वाला सेम है। बोलो सर कैसे सेम है, यहाँ अल्फा है, यहाँ पे माइनस लगा अल्फा को, तो इन माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो रिवर्स हो जाएंगे ना, C1A2 और C2A1 भाई लिखा है मैंने यहाँ पे। अब समझ में। अब कैसे याद करना दोबारा बताता हूँ मैं। सबसे पहले लिखिए 1 अल्फा स्क्वायर और अल्फा लिखना है, उसके नीचे क्या लिखना है A1 नाम, उसके नीचे लिखना है AB BC माइनस BC CA माइनस CA 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको याद करने का। इसको याद करोगे तो रटते रह जाओगे। कई बार हमें क्या होता है कि जेई मेंस में तो उसी तक के सवाल आएंगे कि आप उसको माइनस करके ऐसे निकाल सकते हो। कई बार जेई एडवांस में पूछ लेता है तो हम ये फॉर्मूला उसमें यूज़ कर सकते हैं, सोच के यार टाइम ज़्यादा खराब ना करें, वैसे निकालेंगे टाइम खराब होएगा। पर ये जैसे यार याद करना भी थोड़ी एक प्रॉब्लम है इसमें। ये तो बिल्कुल याद नहीं होगा, ये फिर भी याद हो सकता है। जिस तरीके से मैंने बताया वैसे रट सकते हो इसको आप, ठीक है। तो चलिए इनके बेसिस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाए। सवाल ये हमारे पास ये बोल रहा है कि 2 इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन हमारे। ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो बोल रहा है कि b की वैल्यू बताओ यार क्या होगी। और ये इक्वेशन जो ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एडवांस में आया हुआ है 2011 में, आई थिंक जेई एडवांस 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है 2 इक्वेशन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सवाल को। 2 इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। बोल रहे हैं अगर दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो भाई बी की वैल्यू बताओ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, तो अब क्या करो कि मान लो वो एक रूट अल्फा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, कॉमन रूट अल्फा है। तो अगर वो कॉमन रूट अल्फा है तो क्या करेंगे आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे। अब दूसरे वाले में लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर कट गया तो अल्फा इंटू बी माइनस 1 आएगा इज इक्वल्स टू बी प्लस 1। मैंने b प्लस 1, यहाँ माइनस का b है, यहाँ माइनस का 1 है, दोनों मैंने उस साइड भेज दी, प्लस आ गया। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, b प्लस 1 अपॉन में b माइनस 1। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही जैसे ये किया है ना मैंने, ऐसे ही करके मैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि भाई अल्फा और अल्फा स्क्वायर को दोनों को अलग अलग वेरिएबल मान लो आप। अब यहाँ पे मान लो पहली केस मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी अल्फा, सॉरी एक्स नहीं अल्फा है, बी अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। दूसरी अल्फा स्क्वायर प्लस
अल्फ़ा प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ में जो अल्फ़ा होगी ना, यहाँ मैंने क्या किया था, अल्फ़ा स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट उनको बराबर करके माइनस कर देता कि अल्फ़ा स्क्वायर निकल जाए। यहाँ मैं अल्फ़ा को निकालने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा उससे। ठीक है, यहाँ मैं अगर अल्फ़ा को निकालूँ भाई तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं बी से मल्टीप्लाई क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ बी अल्फ़ा बन जाएगा, ऊपर बी अल्फ़ा है, दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आएगा, बी अल्फ़ा गया, यहाँ क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बी माइनस 1, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास अगर देखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी, बोला सर इधर ले जाओगे माइनस बनेगा, मैं माइनस नीचे एडजस्ट कर दिया, बी माइनस 1 कर दिया इसको 1 माइनस बी की जगह। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गई अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको स्क्वायर करके मैं इसके बराबर कर दूँ, मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं ना, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ये है, अल्फ़ा की वैल्यू तो है, तो मैं अगर इसको 1 बोलता हूँ और इसको 2 बोलता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, फ्रॉम 1 एंड 2 बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ये अल्फ़ा की वैल्यू बी प्लस 1 बी माइनस 1 अल्फ़ा की वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा, वो किसके बराबर होएगा, बी स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो ये आएगा हमारे पास फाइनल इक्वेशन जहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू ही पूछी थी, तो यहाँ से अगर इसके बाद मैं सोल्व करूँगा ना तो मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक बी स्क्वायर की वैल्यू -3 आएगी। आप सोल्व करके देख लीजिएगा इसको, मतलब b की क्या क्या वैल्यू आई, b इक्वल 0 की वैल्यू 0 आ गई और प्लस माइनस √3 आइटा, तो ये 3 वैल्यू हमारे पास b की आ गई। ठीक है, अब इनमें से शायद उसमें ऑप्शंस में एक वैल्यू दी थी +3 आइटा या -3 आइटा की वैल्यू दी थी, वहाँ हम टिक मार देंगे। ठीक है, तो यार ये तो हो गया आपका तरीका जो मैंने बताया था सब्सट्रैक्शन करके निकालने का। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला निकाल के फॉर्मूले से लगा के दिखाऊँ, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो उससे कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन, वो देखिए एक बार। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले कि a1 कितना है 1 और a2 कितना है 1, b1 कितना है b और b2 कितना है 1, ऐसे ही c1 कितना है -1 और c2 कितना है b। मेरे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गए। अब मेरा फॉर्मूला क्या बोलता था वो देखिए, सबसे पहले मैंने ये वाला था, 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा। नीचे क्या लिखना है, ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, यहाँ लिखेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। यार यही तरीका होता है, जब बड़े फॉर्मूले होते हैं तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कुछ फॉर्मूले आपको रटने भी पड़ते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट में रटने पड़ते हैं, तो ये उनमें से एक फॉर्मूला जो मैथ्स में आपको आपकी मेमोरी में रहना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ से सोल्व करूँगा तो सबसे पहले क्या देखूँगा, ये देखिए a1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 1 माइनस a2 इंटू b1 b इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर b1 इंटू c2 कितना आएगा b स्क्वायर माइनस b2 इंटू c1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन c1 इंटू a2 -1 आ गया, -1 माइनस c2 इंटू a1 b। अब यहाँ से इक्वेट करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर की कितनी वैल्यू आएगी, अल्फ़ा स्क्वायर की कितनी आएगी, अरे बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी आ गई। ठीक है, और अगर इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो अल्फ़ा की कितनी वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ बी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी है, यहाँ पे 1 माइनस बी को ये मैं लिख देता हूँ 1 माइनस बी। अब माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, b प्लस 1 अपॉन में b माइनस 1। ये दोनों वैल्यू वहीं से आई थी, पिछले वाले जब हमने सब्जेक्ट किया तो दोनों वैल्यू आई थी ये सेम। तो दिखाइए हमारे पास टाइम बहुत बच गया हमारे पास, और स्पेस भी बहुत कम यूटिलाइज हुआ है पेपर के, और जो हमारे पास टाइम है वो भी काफ़ी बच गया। यहाँ से आप डायरेक्ट
इसको स्क्वायर करके इसके बराबर करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी आपके पास यही आएगी 0 प्लस माइनस √3 आइटा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका आया था जेई मेंस। ठीक है, मेंस 2020 में आया था ये क्वेश्चन। अभी जो 2020 हुआ था आपका रिसेंटली, उसमें आया था जेई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बोलता है कि दो इक्वेशन है यार, x² - 6x + a, x² - 6x + 6। तो बोल रहा है अगर इन दोनों का एक रूट तो कॉमन है दोनों का। ठीक है, और इसमें ट्विस्ट ये है, ये बोलता है यार जो दूसरा रूट है ना भाई, जो दूसरा रूट है इन दोनों का, मान लो इसके रूट अल्फा बीटा हैं और मान लो इसके रूट अल्फा गामा है, तो अल्फा तो कॉमन होगा। तो ये बोल रहा है कि जो बीटा बाई गामा है ना, यहाँ पे बीटा बाई गामा वो 4:3 हैं और दोनों इंटीजर हैं, दिया हुआ है। अदर रूट्स आर इंटीजर इन रेशियो 4:3। तो बीटा बाई गामा जो है वो 4:3 हैं। जो बीटा होगा वो 4 के होगा और जो गामा होगा वो 3 के होगा। ठीक है, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि ये रेशियो फिर 4:3 आएगा बीटा बाई गामा करेंगे तो हम। तो इसमें अब क्या लिखते हैं, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो पता ही है, सम ऑफ रूट्स वो भी पता है। अगर मैं सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखूं, ऊपर वाले में अल्फा प्लस बीटा कितना है 4k, तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस 4k। कितना आएगा अल्फा प्लस 4k? 6 आएगा। और यहाँ अल्फा इंटू 4k कितना आएगा? a आएगा। इसमें लिखूंगा तो यहाँ पे अल्फा प्लस गामा कितना है 3k, तो क्या लिखूंगा अल्फा प्लस 3k कितना आएगा यहाँ पे? अल्फा प्लस 3k कितना आएगा c, और अल्फा इंटू 3k कितना आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, मेरे पास ये 4 इक्वेशन आएगा। अब इनसे मेरे को क्या कि अल्फा निकालना है। अब अल्फा निकालने के लिए मुझे दिख रहा है कि मैं अगर इन दो इक्वेशन का यूज़ करूं, एक ये और दूसरी ये, यहाँ क्योंकि k है और अल्फा है, तो मेरे से यहाँ से अगर मैं k को एलिमिनेट कर दूँ तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी यहाँ कितनी आएगी? अल्फा इंटू k = 2 आ गया। 3 से 6 कट जाएगा, तो k की वैल्यू अगर मैं 2 बाई अल्फा यहाँ पे पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो कितना आएगा? अल्फा प्लस 4 इंटू 2 बाई अल्फा = 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा क्वाड्रेटिक बनेगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 = 0। यहाँ से कितना आएगा? अल्फा माइनस 4 और अल्फा माइनस 2 = 0। तो अल्फा = 2 and 4। अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है। ट्विस्ट ये है कि जो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे ना, वो दोनों दिए हुए थे 2b और 4b। मेंस में जो ऑप्शन दिए थे वो दोनों दिए थे, 2b दिया था 4b दिया था। ऑप्शन चाहे 1 2 3 4 थे इसके, तो 2b दिया हुआ था 4b दिया हुआ था, सिंगल करेक्ट ऑप्शन था। तो कौन सा मारेंगे यहाँ, कैसे निकालेंगे कि 2 आएगा 4 आएगा? बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कि ऐसा जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो दूसरे रूट हैं इसके वो हमेशा इंटीजर ही रहेंगे। भाई अगर अल्फा की वैल्यू 2 और 4 है, अल्फा की वैल्यू 2 और 4 है, तो ये देखिए इनको इंटीजर रहना होगा हर हालत में। अल्फा की वैल्यू 2 और 4 है तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। अगर अल्फा = 2 है तो इस इक्वेशन में k की वैल्यू कितनी जाएगी? 2 उधर जाएगा 4 बचेगा, k की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? 1। और दूसरे में अगर अल्फा की वैल्यू 4 ले लूँ तो यहाँ k की वैल्यू कितनी आएगी? 4 उधर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 1/2। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो k 1 है, k 1 यहाँ पुट करता हूँ तो बीटा कितना आता है 4 और गामा कितना आता है 3। ओके है कि दोनों इंटीजर हैं? ओके है। यहाँ मैं यहाँ अल्फा की वैल्यू 4 है तो k की वैल्यू 1/2। 1/2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ ना तो बीटा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, लेकिन जो गामा है वो मेरे पास 3/2 आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? इसलिए नहीं है कि इन दोनों को इंटीजर होना चाहिए था। ये यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही, अगर दोनों को इंटीजर होना चाहिए तो हम अल्फा की वैल्यू 2 ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, 4 एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था जेई मेंस के लेवल का, 2020 में पूछा मेंस के लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन भी अच्छे से दिए हुए थे ना, क्योंकि ऑप्शन में 2 भी था और 4 भी था। तो अगर ऑप्शन में 2 या 4 इनमें से एक नहीं था तो हम ऑब्वियस है कि उसको सीधा टिक करके आ जाते। तो क्योंकि 2 और 4 दोनों दिए थे तो हमें इतना सोचने की जरूरत पड़ी थी। तो मेंस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ हमारा ये जो कॉमन रूट का टॉपिक है ये खत्म होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं, बस यही आता है, या तो एक रूट कॉमन दे देगा, मोस्टली एक रूट वाला ही आता है, दूसरे रूट कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन हो जाए ऐसा वो कंडीशन बहुत कम देता है, क्योंकि बड़ा आसान सा सवाल बन जाता है अगर दोनों रूट कॉमन दे देगा तो एक रूट कॉमन है, बस यही आता है। और इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। ठीक है, या तो आप अगर बेसिक से जाएंगे तो आपको कोफिशिएंट्स इक्वल करके माइनस करना पड़ेगा। कई बार आपको उससे बहुत टाइम लग जाता है, कई बार वो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर टाइम लगता है तो जो बड़ा सा फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया है उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है।